नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के विषय में अध्ययन करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया था, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर प्रेसिडेंट। इसके विषय में हम पिछली क्लास में अध्ययन किए थे। तो उस क्लास के बारे में पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज हम विशेष रूप से जो है भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का किस तरीके से पुनर्गठन हुआ और संविधान सभा के निर्माण में कुल कितनी अवधि लगी और संविधान सभा कैसे निर्मित हुआ और उसका जो है वाचन कैसे हुआ और उसे लागू कब किया गया और संविधान पारित कब हुआ, इन सब के विषय में हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से और गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, उनमें से प्रमुख समितियों में हमने आपको बताया था संचालन समिति। संचालन समिति का काम था संविधान को सुचारू रूप से, संविधान सभा को सुचारू रूप से चलाना और जो है सभी सदस्यों को लेकर जो है संविधान की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से उसको जो है संचालित करना, ये काम था संचालन समिति का। और संचालन समिति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति का काम होता था कि संविधान निर्माण में जिस संशोधन की जरूरत होती है या संविधान का जब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती थी तो उसके लिए क्या नियम बनाना है और उसमें क्या सुधार करना है, इसके लिए नियम और सुधार बनाने का काम कौन करता था? प्रक्रिया नियम समिति। और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा हमने जो है समिति बताई थी वार्ता समिति। वार्ता समिति का काम था संविधान के निर्माण के लिए, जब कोई संविधान का कोई अंग जो है पारित होता था तो उसके उसके पारित होने से पहले उसके बारे में वार्तालाप किया जाता था कि इसमें क्या संशोधन किया जाए, इसमें क्या सुधार किया जाए और संशोधन और सुधार के बाद वार्ता करके उस संविधान के अंग को क्या कर दिया जाता था? पारित कर दिया जाता था। तो ये था वार्ता समिति और वार्ता समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगला समिति थी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का काम था कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, उसमें जो भी संशोधन की थोड़ी बहुत जरूरत है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उसको जो है क्या करना? पारित करना। और इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो संचालन समिति, वार्ता समिति और क्या कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम बात करते हैं संघीय संविधान समिति, जिसे केंद्रीय संविधान समिति भी कहते हैं। संघीय संविधान समिति या केंद्रीय संविधान समिति का काम था संघ के लिए कानून बनाना और उस संघ के लिए जो है विशेष रूप से कानून बनाना और उसमें किस प्रकार के संशोधन की या किस प्रकार के सुधार की गुंजाइश है, उसमें हर प्रकार से उसके सुधार के लिए और उसके मेंटेन करने का काम जो है क्या था? संघीय संविधान समिति का कार्य था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगली समिति थी राज्य समिति। राज्य समिति का कार्य था राज्यों से, सभी राज्यों को एकत्रित करके राज्यों से राय मशवरा सलाह लेना और वो समिति के भी अध्यक्ष जो है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला समिति था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का काम था संघ के लिए कौन सी शक्तियां संघ को प्राप्त होनी चाहिए, किन शक्तियों के लिए संघ के अंतर्गत जो है डालना चाहिए, ये शक्तियां जो है संघ शक्ति के समिति आती थी। संघ की शक्तियों को, केंद्र की शक्तियों को केंद्र में पारित करने का काम यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और जो है क्या कहते हैं राज्य समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अगला था प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का काम था प्रांत के लिए संविधान का निर्माण करना, प्रांतों में किस प्रकार से शासन प्रशासन व्यवस्था चलानी है, उसके लिए जो है नियम कानून कैसे बनाना है, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। और एक समिति थी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल का मतलब जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही हमें जो अधिकार प्राप्त हो जाएं उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या मौलिक अधिकार, और जो जनजाति
जो पिछड़े क्षेत्र में SC/ST के लिए जनजातीय क्षेत्रों और जो क्षेत्र बहिष्कृत क्षेत्र थे, अर्थात जो भारत से अलग होने के लिए मांग कर रहे थे, जो संविधान सभा में जो है एक प्रकार से अलग थे, जो भारत से अलग होने की बात कर रहे थे, उन सब के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उद्देश्य प्रस्ताव समिति, भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्ताव को किसने पारित किया था? तो किसने तैयार किया था प्रारूप? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष को किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष के रूप में BN राव। BN राव हमने बताया था भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव, और संविधान का जो प्रारूप था, उस संविधान के प्रारूप को भी BN राव ने ही तैयार किया था। और उस प्रारूप को जब तैयार किया था तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने उस प्रारूप को पारित कर दिया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया था। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीति निर्देशक तत्व समिति बनाई गई थी। नीति निर्देशक तत्व का जो काम होता है वो देश के लिए, राज्य के लोगों के लिए एक प्रकार से नीतियां लागू करना कि उनको किस चीज, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कल्याण के लिए उनके नीतियों को लागू करना, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वो नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू, जो प्रयागराज में एक जो है हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो तेज बहादुर सप्रू के नाम से ही है। अगर आप गए हों, देखे हों, तो उन्हीं के, वही स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम से उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। वही स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू जो है नीति निर्देशक तत्व समिति के क्या थे? अध्यक्ष के रूप में थे। झंडा समिति, एक झंडा समिति बनाई गई थी। उस झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में JB कृपलानी को नियुक्त किया गया था। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? JB कृपलानी को। और जो मौलिक अधिकार समिति थी, उसकी एक छोटी उप समिति भी बनाई गई थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी JB कृपलानी को ही अध्यक्ष बनाया गया था, उप समिति का अध्यक्ष। जबकि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति एक बनाई गई थी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो इन सारी बातों को हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था और एक बार फिर से हम लोगों ने रिवीजन किया। अब हम बात करते हैं जो है कैसे जो है फिर से संविधान सभा का किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। दो डोमिनियन स्टेट में क्या हो गया? विभाजित हो गया। एक राज्य का नाम क्या पड़ गया? पाकिस्तान, और एक भाग जो है बन गया भारत। भारत और पाकिस्तान दो भागों में 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को विभाजित हो गया। और विभाजन के बाद 14 अगस्त को वहां पर 14 अगस्त का दिन रहता है, तो इस वजह से वहां पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा और भारत में 15 अगस्त उस दिन बच गए थे, जिसके कारण जो है भारत के लोग 15 अगस्त से संविधान जो है 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और उसके बाद जब देश का विभाजन हो गया तो जो 389 सदस्य संविधान सभा में थे, तो वो 389 सदस्य की भी तो संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि विभाजन के बाद कुछ प्रांत जो है अलग पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। तो अब वो प्रांत जब चले गए तो उस प्रांत के प्रतिनिधि थोड़ी जो है भारतीय संविधान सभा में आके उसका नेतृत्व करेंगे। अब तो वो प्रतिनिधि वहां पे पाकिस्तान अपना अलग से संविधान बनाता और अपना अलग संविधान बना के वहां पर अलग संविधान बना के उसको पारित करता, वो अलग हो गया। लेकिन जब जो क्षेत्र जैसे पंजाब, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, और क्या कहते हैं कश्मीर का कुछ क्षेत्र अलग हो गया, और उसी में जो है क्या कहते हैं सिंध क्षेत्र अलग हो गया, और कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तानियों ने अधिकृत कर लिया। तो ये सब जो है, और इन सब क्षेत्रों के प्रतिनिधि अब थोड़ी ना हमारे भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधि रहेंगे, तो उनकी जब क्षेत्र हमारा कम हो गया तो सदस्य भी कम हो जाएंगे। तो देश विभाजन के बाद भारतीय संविधान
का फिर से पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1900, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा के फिर से पुनर्गठन हुआ। और 31 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, तो उस संविधान सभा की बैठक में कुल सदस्य अब नियत कितने रह गए, 299 सदस्य। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 299। जो हम 389 सदस्य पढ़ रहे थे, तो हम पूरे भारत पाकिस्तान को मिला के पढ़ रहे थे। विभाजन के बाद उसमें से सीटें कम हो गई, सदस्य कम हो गए, क्षेत्र कम हो गए, जिसके कारण अब सदस्य संख्या संविधान में अब सदस्यों की संख्या कितनी नियत हो गई, निश्चित हो गई, 299। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 299 सदस्य संविधान सभा में देश विभाजन के बाद निश्चित रह गई थी। और देश विभाजन के बाद जब नियत हो गई, तो उसमें से एक ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा था कौन सा, देशी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत तो हो गए जिस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज शासन किया करते थे, वो ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य जो है स्थित रह गए थे, नियत रह गए थे, वो 229 सदस्य। अब जो है ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य संविधान सभा में जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि देशी रियासतें से जो सदस्य थे वो 70 सदस्य संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे। देशी रियासतों से कुल 70 सदस्य संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो जो है 229 सदस्य जो है जो निर्वाचित हुए थे, वो संविधान सभा में जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इस तरीके से 299 सदस्य अब निश्चित रूप से संविधान सभा को मिलकर संविधान का निर्माण करना था। 200 कितने सदस्यों को, 299 सदस्यों को मिलकर संविधान का निर्माण करना था। और जब संविधान का जो है भारत का विभाजन हुआ था, तब तक कुल 4 अधिवेशन पूर्ण हो चुके थे संविधान के। तो संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 4 अधिवेशन पूर्ण हो चुके थे। तो उसके बाद फिर अधिवेशन फिर से जब शुरू हुआ, तो आप समझें, तो 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का हमने बताया था कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को पारित कर दिया था कि उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ही संविधान के प्रारूप के लिए प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया था। और वही प्रारूप समिति का जो गठन किया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, वही प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को क्या करी, प्रस्तुत करी। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप की रिपोर्ट संविधान सभा को क्या किया, प्रस्तुत किया। अर्थात उसका खाका तैयार किया, उसका संरचना बनाई, उसका कैसे किस तरीके से संविधान का प्रारूप होगा, किस तरीके से देश में नियम कानून शासन प्रशासन व्यवस्था चलेगी, वो जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में क्या किया, खाका तैयार करके प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद संविधान सभा में संविधान का वाचन शुरू हुआ था। तो संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे, कुल 3 चर्चाएं हुई थी संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो प्रथम वाचन या प्रथम चर्चा हुई थी संविधान पर, वो प्रथम चर्चा 4 नवंबर 1948 से 5 नवंबर 1948 तक चली थी। संविधान सभा के प्रथम वाचन या संविधान सभा का प्रथम चर्चा संविधान पर कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1948 से कब तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा का प्रथम वाचन या प्रथम चर्चा संविधान पर हुआ था। अब संविधान सभा का द्वितीय वाचन या संविधान सभा के द्वितीय वाचन जो है कब प्रारंभ हुआ था, या संविधान सभा पर द्वितीय वाचन या द्वितीय चर्चा कब शुरू हुई थी, तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर, ये सबसे लंबा वाचन कौन सा हुआ था, द्वितीय वाचन। तो संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन प्रथम द्वितीय तृतीय कौन था, तो द्वितीय वाचन जो है संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन था। और कब से कब तक चला था, तो
तो 14 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का द्वितीय वाचन चला था। उसके बाद संविधान सभा पर संविधान के लिए तृतीय वाचन शुरू हुआ था और उस तृतीय वाचन का जो शुरुआत हुआ था वो भी 14 नवंबर 1949 से चला था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो संविधान सभा का तृतीय वाचन कब चला था? कब से? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तृतीय वाचन अर्थात तृतीय चर्चा हुई थी। और संविधान सभा में कुल कितनी चर्चाएं, कुल कितने वाचन हुए थे? 3। प्रथम वाचन कब से? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन कब से? तो 14 नवंबर 1900 कब से? 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन कब से? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तृतीय वाचन जो है हुआ था। और इन तीनों वाचन पूर्ण होने के बाद हमारी संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को, हमारा संविधान कब पारित हो गया? बन के तैयार, पारित का मतलब निर्माण हो गया, बन के तैयार हो गया, उसे वो पारित कर दिया, सबने हस्ताक्षर कर दिया कि अब यही भारत का संविधान होगा। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो हमारा संविधान कब निर्माण हुआ, कब पारित हो गया था भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन जब हमारा भारतीय संविधान पारित हुआ था तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, संविधान सभा जिस दिन पारित हुआ था उस दिन संविधान सभा के कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो कुल 399 सदस्य थे, लेकिन उसमें से उपस्थित सदस्य जो थे केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। तो याद रखना है, जिस दिन हमारा संविधान अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित हुआ था उस दिन संविधान सभा में कुल 284 सदस्य ही संविधान सभा में क्या थे? उपस्थित थे। और यही 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। और हमने बताया था 8 महिलाओं ने भारतीय संविधान पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। संविधान के निर्माण में कुल कितनी अवधि लगी, कितने समय लगे? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितने का समय लगा, कितनी अवधि लगी? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहीं कहीं एग्जाम में एक आध बार आया है कि 17 भी दिन दिया है, तो अगर 18 नहीं दिया रहेगा तो 2 माह 11 महीना 17 दिन दिया रहेगा तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा जब 18 नहीं दिया रहेगा। फिलहाल आपको याद रखना है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे पूरा संविधान का पूरा प्रारूप तैयार होने में। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। और पूरे संविधान, जब हमारा पूरा संविधान निर्माण हुआ तो उस संविधान के निर्माण में कुल जो धन खर्च हुआ वो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। उस समय के संविधान निर्माण में कुल कितने धन खर्च हुए थे? तो 63,96,729 रुपए भारतीय संविधान के निर्माण में धन व्यय हुआ था अर्थात खर्च हुए थे। मूलतः हमारा जो संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग का मतलब होता है पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5 पार्ट, वैसे 22 भाग थे। और 22 भाग 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब उसी भाग में पैराग्राफ के रूप में आप एक तरह से समझ लें तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। तो भारतीय संविधान जब हमारा बन के पारित हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। 8 क्या थी? अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त था जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, पारित हुआ था? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां और 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। हमारा संविधान जब मूलतः बन के तैयार हुआ तो कितने भाग? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में
22 भाग। अब उस 22 भाग में का, खा ऐसे करके कर दिया गया तो 25 हो गए, लेकिन हम उसे मूलतः 22 भाग ही मानेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रखना है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में ए बी सी करके कर दिया गया है तो 470 के ऊपर हो गए, लेकिन हमें मूलतः जो अभी जो दिखाई देंगे अनुच्छेद की संख्या तो थोड़ी बढ़ जाएगी, ए बी सी वही करके बढ़ा देंगे। तो कितने हैं 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियों को और बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 22 भाषाओं को राजभाषा का क्या है दर्जा प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा कितने अनुसूचियां 12 अनुसूचियां और 22 भाषाओं को राजभाषा का क्या है दर्जा प्राप्त है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के पारित हुआ तो संविधान के कुछ अंश को अर्थात 15 अनुसूची, कुल कितनी अनुसूचियों को, तो संविधान के 15 अनुसूचियों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित भी हुआ था और उसके कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया। और कितने अनुच्छेद को 15, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता के अंतर्गत था। तो 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता के अंतर्गत था और इसी में अनुच्छेद 60, 324 जो निर्वाचन से क्षेत्र चुनाव से संबंधित था। तो 360, 324, 366, 367, 369 और 380, 88 और 300 कौन सा 91 तथा 93, ये 15 अनुच्छेद थे जिन्हें भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया था, पारित कर दिया। क्यों? जब संविधान बन गया तो चुनाव होगा, तो चुनाव के लिए नागरिकता तो होनी चाहिए। कौन चुनाव में, देश विदेश से लोग आके चुनाव में थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भारत के मूल निवासी उनके लिए। तो इसलिए नागरिकता को क्या करना पड़ा, पारित करना पड़ा। और चुनाव में 300 अनुच्छेद 324 में चुनाव था, तो जब वो पारित लागू नहीं होता तो चुनाव कैसे होता उसके आधार पर। तो इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया जो 324 अनुच्छेद था, नागरिकता जो था 5, 6, 7, 8, 9 ये, और 60, 324, 366, 367, 369 और 380, 388, 388 और 391 और 93, इन सारे अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। इसी में जो है अस्थायी संसद थी, जो हमारी संसद थी, संविधान सभा था, वही अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो उसको भी लागू करना था, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। तो वही तो जो है संविधान सभा के निर्माण में या चुनाव में हर प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेती। तो वही जो है यहाँ पर अस्थायी संसद, जो संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में थी, उसे भी उसी दिन जो है क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। और इसी में जो है क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान दें तो अस्थायी परिवर्तनशील नियम, जो जब संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो जो अस्थायी नियम बनाया था, जब तक संविधान बन के नहीं पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तब तक अस्थायी नियम कानून जो संविधान सभा बनाती थी, वही जो है नियम कानून जो है देश में चलता था, तो वो भी लागू था। तो ये सारी चीजें जो है 15 अनुच्छेद, कुल कितने अनुच्छेद याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ और उसी दिन संविधान सभा ने कुल 15 अनुच्छेद को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 380, 391, 88 और 393, ये सारे अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे। अब हम बात करेंगे कि हमारा संविधान जो है लागू कब हुआ। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से अर्थात पूरे अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां और 14 भाषाओं सबको पूरी तरीके से कब पारित कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से पूरे भारत में क्या हो गया था,
लागू हो गया था, पूरे भारत में उसका नियम कानून प्रारंभ हो गया था, उसके शासन प्रशासन नियम कानून लागू हो गए थे। तो इस तरीके से अब मन में आ रहा होगा कि संविधान 26 नवंबर को बन गया था, तो क्या ज़रूरत था इतना दिन तक उसका इंतज़ार करने का कि हम 26 जनवरी को ही पारित करेंगे? कोई इसके पीछे कोई रहस्य तो रहा होगा, तभी तो जो है इतना समय इंतज़ार करना पड़ा। नहीं जो 15 अनुच्छेद पारित किए 26 नवंबर को, वैसे 395 अनुच्छेद पूरा पारित कर लागू कर दिए होते, क्या ज़रूरत थी इतना दिन इंतज़ार करने की? लेकिन इसके पीछे राज्य था। राज क्या था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इसलिए लागू हुआ कि हमारे भारतीय संविधान निर्माता जो थे, वो जो है क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस, भारतीय संविधान निर्माता पूर्ण स्वराज दिवस, प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे 26 जनवरी 1930 को। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, जिसकी याद को संजोए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को 26 नवंबर को पारित हो जाने के बावजूद भी 26 जनवरी को लागू किया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो उसी की याद को संजोए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया? लागू किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्यों लागू किया गया। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ था और उस पूर्ण स्वराज का संकल्प जो पारित हुआ था उसे 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था और उसी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने के कारण हर वर्ष 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हम चले आ रहे थे। तो इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, उसके बाद भी उसका इंतजार किया गया 26 जनवरी का। तो इस कारण से 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस, अर्थात गणतंत्र, हमारा राष्ट्र कैसा है? गणतंत्र राष्ट्र है, संविधान है वहां पर, है ना? ये गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पर जनता का तंत्र है, लोगों का शासन है, यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है, राजा रजवाड़ा नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। इसीलिए गणतंत्र दिवस जो हमारा मनाया जाता है, गणतंत्र, लोगों का तंत्र है, जनता का शासन है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का या किसी राजा का किसी वंशानुगत शासन नहीं है। तो हमारा गणतंत्र दिवस इसीलिए 26 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। और गणतंत्र, हमारा देश कब गणतंत्र देश बना था, तो तैयार हो गया था, लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। इस तरीके से हाँ, 2015 में भारत की सरकार ने 26 नवंबर को जो हमारा संविधान पारित हुआ था उसकी याद में जो है संविधान दिवस के रूप में मनाती है। तो 2015 से हम लोग अब क्या मनाने लगे हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस। आपको याद रखना है 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 2015 से भारत की सरकार ने 15 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाने के रूप में घोषणा की और तब से हम लोग अब 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो आशा करते हैं आपको गणतंत्र दिवस, संविधान क्या होता है और इन सब के बारे में, कैसे संविधान निर्माण हुआ, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन वर्धन हो और हम आपके लिए इस तरीके से अच्छे कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद, टेक केयर। फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे।